आपको जो है वो कुछ की टूल्स चाहिए होता है ना, ऐसे नहीं होती वहाँ पे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए जो भी आपको की टूल्स चाहिए, उन्हीं की टूल्स को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब वो टूल्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे औजार है जिसकी सहायता से आप आरडीएनए बनाओगे, ठीक है, वही औजारों को आपको पढ़ना है, उन्हीं सारे हथियारों को आपको पढ़ना है। असला बारूद कौन सा है जिसकी हेल्प से आप आरडीएनए बना दोगे। तो देखिए मैं कुछ नाम लिखता हूँ। देखो सबसे पहले हम जो है वो कुछ एंजाइम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंजाइम। वही ये सिंपल सी बात है। तो ये एंजाइम जो है हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, देखो आपको टॉपिक समझने आना चाहिए तो पहले आपको उसका एक आउटलाइन बननी चाहिए दिमाग के अंदर। हम इसमें पहले पढ़ेंगे एंजाइम। अब ये एंजाइम कौन कौन से पढ़ेंगे, देखो इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। जैसे इसके अंदर लाइजिंग एंजाइम होगा, ठीक है। क्या काम करेगा अभी डिटेल में एक एक की बात करेंगे हम। तो देखो पहला औजार है हमारा एंजाइम, और उसमें से भी पहला जो है वो है लाइजिंग एंजाइम। फिर उसके बाद में फिर हम जो है वो इसमें पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो मैं नाम लिख देता हूँ रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख दिया हमने। और फिर हम जो है वो पढ़ेंगे इसके अंदर आपके एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। और हम इसके अंदर क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। और हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके अंदर लाइगेज पढ़ेंगे। तो ये सारे तो होंगे एंजाइम। तो एक हथियार का नाम तो समझ में आ गया कि भाई साहब एंजाइम को हमको पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या पढ़नी है, एंजाइम के अलावा हमको इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे कुछ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्या होता है वो सब बाद में बात करेंगे। हमको पढ़ने पड़ेंगे वेक्टर, और फिर हम पढ़ेंगे होस्ट। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो है वो आपको क्या है, ये आपके टूल्स आ जाएंगे, की टूल्स आ जाएंगे किसमें, आरडीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए। तो आरडीएनए को बनाने के लिए आपको चाहिए एंजाइम, आपको चाहिए वेक्टर, आपको चाहिए होस्ट। ये तीन चीज़ें चाहिए होती है पहले। तो हम बारी बारी से एक एक की बात कर लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा एंजाइम, ठीक है। तो हम बात करते हैं एंजाइम की, कि ये एंजाइम जो होता है, एंजाइम कौन कौन से एंजाइम लेंगे हम। देखिए हम एंजाइम लेते हैं, पहला कौन सा लेंगे, हमने क्या नाम लिया था पहले एंजाइम का, हम ले रहे हैं लाइजिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम ले रहे हैं हम, लाइजिंग एंजाइम ले रहे हैं। ये लाइजिंग एंजाइम ले लिया हमने। इस लाइजिंग एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, देखो इसको समझना है। लाइजिंग का मतलब होता है किसी को ब्रेक करना। क्या करना, हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रेक कर रहे हैं, या फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। देखिए मेरे पास में एक सेल है ना, एग्जाम्पल समझना है आपको। देखिए मेरे पास में एक सेल है, मैं एक सेल बनाता हूँ, मैंने ये सेल बनाई, ये सेल बनाई, और इसके अंदर यहाँ पर ये इसका जो है वो मेन डीएनए होगा, ठीक है। कोई भी डीएनए हो सकता है, ठीक है। और ये जो है डीएनए आपके इस न्यूक्लियस के अंदर फिक्स है। तो हमने इसको क्या बोला, ये तो है न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, ये मेम्ब्रेन हो गई। और ये क्या है, ये इसका जो है वो डीएनए हो गया। ये पूरी क्या बनाई हमने, ये बनाई सेल हमने। अब मुझे एंजाइम चाहिए, हम क्या बोलते हैं कि हम जो है वो डिजायर जीन लेते हैं। मतलब अगर मुझे जीन चाहिए तो जीन लेने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस डीएन तक पहुंचना पड़ेगा। मुझे डिजायर जीन, मुझे मेरा मन चाहा जीन लेने के लिए कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, मुझे इस सेल को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके जो ऊपर जो बैरियर है उसको तोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के मैं जीन निकालूंगा। मतलब ये सब देखो, यहाँ इस मेम्ब्रेन को तोड़ूंगा, न्यूक्लियस को तोड़ करके फिर इसके अंदर से जो है वो ये मसाला डीएनए वाला जो निकाल करके फिर इसके अंदर जो मेरा मनचाहा फ्रेगमेंट होगा उसको मैं लूंगा। तो ये चीज़ जो है वो इतनी माथापड़ी वाली है। तो पहली चीज़ हमको क्या करना है, ब्रेक करना है, डिजोल्व करना है। उसके लिए हम जो एंजाइम ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, लाइजिंग एंजाइम। क्या ये बात पल्ले पड़ी? लाइजिंग एंजाइम का काम क्या है, सेल को डिजोल्व या ब्रेक करके उसके अंदर से जीन को निकालना। क्लियर? अब देखो, अब अलग अलग टाइप की सेल होती है, सेल को एक टाइप की तो होती नहीं है। तो मैं बात करूँ, सोचो मेरे पास में कौन सी सेल है, मेरे पास में है प्लांट सेल। कौन सी सेल है मेरे पास में, प्लांट सेल है। अब आप बताओ मुझे कि मुझे प्लांट सेल में से कोई चीज़ निकालनी है, तो फिर मुझे यहाँ पर कौन कौन से लाइजिंग एंजाइम चाहिए होंगे। तो आपको इतना पता है कि प्लांट सेल के पास में क्या होती है, वॉल होती है। तो वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है,
भाई सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, ठीक है, पैक्टिन की इनकी बनी होती है। फिर इसके बाद में इसके पास में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के पास में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। और मेम्ब्रेन आपको मालूम है रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई साहब मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होते हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड होंगे, प्रोटीन होंगे, ये सब चीज़ें होगी। अब ये मेरे पास में कोई ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो क्या करे, जो इस सेल वॉल को और इस सेल मेम्ब्रेन को दोनों को ही क्या कर दे? ब्रेक कर दे। अब सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए मुझे जो एंजाइम चाहिए होगा, मतलब इस सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? तो मैं बोलूँगा मुझे सेल्यूलेज चाहिए, ठीक है, सेल्यूलेज ले लो। फिर बोलूँगा तुमको पैक्टिन को तोड़ना है, तो पैक्टिन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? तो तुम बोलोगे मुझे पैक्टिनेज चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मुझे पैक्टिनेज चाहिए। तो ले लो भाई साहब पैक्टिनेज टाइप का लाइजिंग एंजाइम। तुमने सेल्यूलेज और पैक्टिनेज लेकर के सेल वॉल तो तोड़ दी, अब सेल मेम्ब्रेन भी तो है उसके अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ोगे तुम। सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए तुमको क्या चाहिए? तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन तोड़ने के लिए तुमको चाहिए प्रोटीएजेज, तो तुमने ले लिया प्रोटीएजेज। अब तुम क्या बोल रहे हो कि भाई साहब इसमें तो फॉस्फोलिपिड भी था, तो फॉस्फोलिपिड था तो लेना यार, फोगट में मिल रहा है लाइपेजेज, तो ये लो लाइपेजेज, ये ले लिया तुमने। अब हम कहेंगे कि प्लांट सेल तुम्हारे पास में थी, तो तुमने कौन कौन से लाइजिंग एंजाइम लिए? तुम बोलोगे भाई हमने सेल्यूलेज लिया, पैक्टिनेज लिया, प्रोटीएजेज लिया, लाइपेजेज लिया, और हमने जो है उसकी पूरी कवरिंग जो है उसको तोड़ दी और फिर डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और हमारा मन चाहा जीन, हमारा मन चाहा डीएनए हमने ले लिया। ठीक है, ये तो प्लांट सेल की बात थी। चलो एनिमल सेल होगी तो तुम कौन कौन से लाइजिंग एंजाइम लोगे? तो लिख देते हैं, अभी एक सेकंड लगता है। एनिमल सेल, और इस एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से लाइजिंग? तो सेल के अंदर वॉल तो होती नहीं है एनिमल के अंदर, हमारे पास में तो केवल दो ही चाहिए हमको। कौन कौन से चाहिए बताओ? प्रोटीएजेज, तो ये लो प्रोटीएजेज। और क्या चाहिए? लाइपेजेज, तो ये लो लाइपेजेज। ले लिया, बात खत्म। इतनी ही कहानी थी, आपको मालूम करनी थी। तो एनिमल सेल के अंदर हम दो टाइप के जो है वो आपके लाइजिंग एंजाइम ले सकते हैं। चलो ठीक है, एनिमल ना होकर के अगर यहाँ पर फंजाई होती, ठीक है, तो फंजाई के अंदर क्या करते तुम? कोई फंगस सेल है तो उसके अंदर क्या करोगे तुम? तो उसमें तुमको मालूम है कि इसकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो तुम कहोगे ये तो यार काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो काइटिन को तोड़ने के लिए तुमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? काइटिनेज। क्या लेना पड़ेगा? काइटिनेज। तो यहाँ पर तुम काइटिनेज लोगे, है। और फिर उसके बाद में वही कहानी, तुमको प्रोटीएजेज, तुमको प्रोटीएजेज और लाइपेजेज लेना पड़ेगा ताकि उसकी मेम्ब्रेन तोड़ दो। तो प्रोटीएजेज लोगे, लाइपेजेज लोगे और कैटिनेज लोगे, ये जो है वो फंजाई वाले केस में आ जाएगा। ये सब लाइजिंग एंजाइम हो जाएंगे। फिर अगर सोचो मैंने कहा दिया कि चलो तुम्हारे पास प्लांट जो है वो तुम इलाज कर दोगे उसका, एनिमल का इलाज कर दोगे तुम, फंगस का इलाज कर दोगे, चलो कोई बैक्टीरिया है, अब बताओ बैक्टीरिया को तुम किससे तोड़ोगे? तो तुम कहोगे यार बैक्टीरिया है, तो ऐसा करते हैं यार, बैक्टीरिया को मारने वाला होता है बैक्टीरियोफेज, और वो बैक्टीरिया की वॉल को डिजोल्व कर देता है अपने लाइसोजाइम से। तो हम भी क्या कर देंगे? हम भी इसके अंदर जो है वो लाइसोजाइम लगा देंगे। तो लाइसोजाइम एंजाइम से हम क्या कर देंगे? बैक्टीरिया को भी ब्रेक कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में क्या हो जाएगी? लाइजिंग एंजाइम हो जाएगी। तो देखो हम पहला फर्स्ट क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे RDNA टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एंजाइम, और उसमें हमारा पहला एंजाइम था लाइजिंग एंजाइम। और इस लाइजिंग एंजाइम के अंदर, इस लाइजिंग एंजाइम के अंदर हम कौन कौन से लेंगे? देखो हमने लिया था सेल्यूलेज। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि सेल्यूलेज जो है वो कौन सी सेल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तुम लोगे पैक्टिनेज, तुम लोगे प्रोटीएजेज, तुम लोगे लाइपेजेज, तुम लोगे काइटिनेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो लाइजिंग एंजाइम के अंदर आ जाएगी। तो पहला एंजाइम खत्म। अब हम दूसरे एंजाइम की बात करते हैं। दूसरा एंजाइम कौन सा है? तो सेकेंड नंबर का एंजाइम हो जाएगा आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज़ करेंगे। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है कि एक अलग से ही क्वेश्चन आता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है ना, इसकी कहानी क्या है। देखिए सोचो हमारे पास में, ये हमारे पास में एक बैक्टीरिया की सेल है,
कौन सी सेल है ये? बैक्टीरियल सेल। और ये है हम, ये है हम, ये रहे हम। अब हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, तो हमारे अंदर बैक्टीरिया जाने पर हमारे चारों तरफ जो है वो क्या बन जाएगा? हमको पता है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर, हमारे चारों तरफ नहीं, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम। क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम। वो क्या कर देगा? वो जो है वो इस बैक्टीरिया को किल कर देगा। वो क्या कर देगा? इस बैक्टीरिया को किल कर देगा, उड़ा देगा, खत्म कर देगा। लेकिन अगर सोचो बैक्टीरिया के ऊपर, यहाँ पर आपको पता है बैक्टीरिया को मारने वाले कौन होते हैं? बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज आ रहा है और ये अपने अंदर का जो न्यूक्लिक एसिड है वो यहाँ पर इसमें डाल रहा है, तो बेचारे बैक्टीरिया का जो रक्षा कवच है, जो बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन है, वो कौन करेगा? तो बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन करने के लिए बैक्टीरिया के पास में कुदरत ने क्या दिया? एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम दिया। नेचुरल डिफेंस सिस्टम दिया। नेचुरल डिफेंस सिस्टम दिया। और इस नेचुरल डिफेंस सिस्टम को अब हम थोड़ा समझते हैं। इस नेचुरल डिफेंस सिस्टम के अंदर जो है वो इसके पास में दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक इसके पास में होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक इसके पास में होता है मिथाइलेटिंग एजेंट। क्या बात पल्ले पड़ रही है? देखो क्या कहानी बता रहे हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में तो है इम्यून सिस्टम, जो हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, कोई एंटीजन आएगा, कोई बैक्टीरिया आएगा तो उसको उड़ा देगा। लेकिन बैक्टीरिया के पास में ऐसी कौन सी चीज है जो उसकी रक्षा करेगा? तो बैक्टीरिया के पास में, उसके पास में भी नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है और उसी नेचुरल डिफेंस सिस्टम के थ्रू वो अपनी रक्षा करता है। अब इस नेचुरल डिफेंस सिस्टम में कौन कौन होता है? एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक होता है मिथाइलेटिंग एजेंट। कहानी समझनी है आपको। देखो पहले, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया के अंदर, सोचो मैंने यहाँ पर ये बैक्टीरिया बना दिया, ये बैक्टीरिया बनाया मैंने, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास में यहाँ पर ये कोई बैक्टीरियोफेज था और इस बैक्टीरियोफेज के अंदर की तरफ यहाँ पर इसके पास में ये कोई डीएनए था, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। और ये आपके बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के पास में खुद का जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियोइड है ही है और बैक्टीरिया के पास में जो है वो खुद का प्लाज्मिड भी है। तो देखो ये जो चीज़ है ये हमने क्या बनाई? ये बनाया हमने न्यूक्लियोइड। क्या बनाया? ये तो है न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये चीज़ क्या बनाई? इसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड। ये बैक्टीरिया का है। और ये जो हरा हरा यहाँ पर आया है ये क्या है? ये है फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए। अब जैसे ही ये फॉरेन डीएनए आता है तो इस बैक्टीरिया के अंदर का, बैक्टीरिया कौन है? ये रेड वाला है ना। इस बैक्टीरिया के अंदर का, इस बैक्टीरिया के अंदर का कौन एक्टिव हो जाएगा? आपको भी बताया हमने, इसके अंदर का जो नेचुरल, क्या है इसके अंदर? जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक्टिव। अब एक्टिव हो जाएगा तो अभी हमने बात की थी कि बताओ नेचुरल डिफेंस सिस्टम कितने टाइप का होता है? दो। तो एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर वो क्या काम करेगा? वो अपने अंदर से जो एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको बोलेगा कि जाओ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और उड़ा दो इस फॉरेन पार्टिकल को, इस फॉरेन डीएनए को। लेकिन क्या होता है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो बेचारा थोड़ा सा यू मतलब कंफ्यूजन टाइप का आदमी है। मतलब उसको ये नहीं पता कि भाई साहब डीएनए तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन मैं डीएनए किसका तोड़ू? इसका तोड़ू के अपने वाले का ही उड़ा दूं? है इसका तोड़ू के इसका तोड़ू? किसका तोड़ू? भी डीएनए तो तीन है, प्लाज्मिड में भी है, न्यूक्लियोइड में भी है, फॉरेन डीएनए में भी है। तो रेस्ट्रिक्शन जो है वो थोड़ा आड़ू दिमाग का आदमी है। सोचो, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? चाहता है और इसको जो सामने दिखता है उसको उड़ा देता है। अब चलो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई साहब फॉरेन डीएनए को अगर वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उड़ा देता है तब तो हमारे लिए बेनिफिट, मतलब बैक्टीरिया के लिए क्या हो जाएगा? वो लाभदायी हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने किसको उड़ा दिया? इस प्लाज्मिड को उड़ा दिया या न्यूक्लियोइड को उड़ा दिया, तो ये तो घाटा हो जाएगा उसके अंदर। तो फिर क्या बोलते हैं, कुदरत बोलती है कि यार तुम टेंशन मत करो, हमने क्या किया पता है? हमने इसके अंदर एक और मामला सेट किया है। हमने इसके अंदर जो है वो एक और डिफेंस सिस्टम डाला है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मिथाइलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं हम उसको? उसको हम बोलते हैं मिथाइलेटिंग एजेंट। अच्छा, तो ये क्या करेगा?
ये एजेंट क्या करता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो बावला है, वो तो किसको भी उड़ा देगा। ये ध्यान रखेगा कि अगर उसने खुद के ही न्यूक्लिक एसिड को अगर ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है, तो खुद के न्यूक्लिक एसिड को अगर वो ब्रेक कर देगा तो फिर ये वापस क्या कर देगा, ये उसको रीजॉइन कर देगा। क्या कर देगा, रीजॉइन कर देगा किसको, डीएनए को, किसके, खुद के बैक्टीरिया के डीएनए को। तो अब मामला खत्म। मतलब सोचो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर इसको उड़ा दे है, तो मिथाइलेटिंग एजेंट क्या कर देगा, इसको रिकवर कर देगा। इसको उड़ा दे तो इसको रिकवर कर देगा, लेकिन इसको उड़ा दे तो मिथाइलेटिंग एजेंट बड़ा होशियार है, वो इसको रिकवर नहीं करेगा। कुछ आई बात समझ में। तो देखो हमारे पास में तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, एडवांस है, हम सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है। लेकिन बैक्टीरिया जो बेचारा बहुत प्रोकैरियोटिक सेल जो है, वो बहुत सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसके पास में भी नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, खुद की रक्षा करने का पैटर्न होता है। उसके पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन नाम बोल रहा है, देखो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी चीज को निषेध करना, रोकना। अब ये किसको रोक रहा है, ये फॉरेन डीएनए को रोक रहा है, लेकिन इसको यही नहीं पता कि भाई साहब ये डीएनए जो है वो बाहर वाले को रोकू या अपने वाले को रोकू, ये तो डीएनए को उड़ाएगा कुल मिला करके। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो उड़ाने जा रहा था, और उड़ाने जो है वो जा रहा था, तो वो कौन से बॉन्ड को उड़ाने जा रहा था, ये भी ध्यान रखने की बात है। हमेशा ध्यान रखना कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो एटी बॉन्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, किसको तोड़ेंगे, वो एटी बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो एटी बॉन्ड जो होता है, इस एटी बॉन्ड को जब वो ब्रेक करेगा, ठीक है, तो अगर फॉरेन डीएनए का एटी बॉन्ड है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर प्लाज्मिड में न्यूक्लियोइड या डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए का एटी बॉन्ड है, तो ये मिथाइलेटिंग एजेंट उस एटी बॉन्ड को फिर से बना देगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तुम उड़ाओ धड़ाधड़, और मैं जो है वो ध्यान रखूंगा कि भाई साहब तुम कहीं तुम अपने लोगों को तो नहीं उड़ा रहे, तो मैं उनको वापस से संजीवनी बूटी देकर के जिंदा कर दूंगा। ठीक है, और बाहर वाले को जिंदा नहीं करेंगे हम, बस ये कहानी है, आपको ध्यान रखनी है। तो नाम समझ में आया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से लिया अपन ने, बैक्टीरिया से। अब हम इसको समझते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या। देखो, तो अब आप देखो, ये मैं लिख लेता हूं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है ये, तो आप बोलोगे सर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना, ये बैक्टीरिया का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो है उसका एक पार्ट है। ठीक है, क्या करता है ये बैक्टीरिया के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल आएंगे उसमें एटी बॉन्ड को तोड़ देगा, उसके डीएनए के एटी बॉन्ड को वो, न्यूक्लिक एसिड के एटी बॉन्ड को वो तोड़ देगा। ठीक है, तुम क्या करोगे इसका, हम जो है वो इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे, और जो डिजायर जीन हम यहाँ पर लेंगे उसके अंदर हम डीएनए को तोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, तुम भी डीएनए को तोड़ दोगे, हाँ तोड़ देंगे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी तो तोड़ता है, तो हम भी तोड़ सकते हैं उस एंजाइम को लेकर के, बैक्टीरिया खुद बना रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपन को। तो ठीक है, अब तुम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर डीएनए को तोड़ोगे, तो बताओ किस तरीके से तोड़ोगे, तो तुम बोलोगे हम दो टाइप से तोड़ेंगे इसको। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप के हो जाएंगे, दो। कौन कौन से, एक तुम बोलोगे एक्सोन्यूक्लियेज, एक तो क्या हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियेज, और एक हो जाएगा एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि सोचो तुम यहां पर अगर कोई एक्सटर्नल या फिर बिल्कुल किनारे पर कोई यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड अगर ब्रेक कर रहे हो, तो तुमको चाहिए एक्सोन्यूक्लियस, मतलब किनारों पर। सोचो मेरे पास में ये डीएनए है, ठीक है, और इस डीएनए के अंदर मुझे जो है वो यहाँ पर इस किनारे को, इसको तोड़ना है या इसको तोड़ना है, तब तो मैं क्या लूंगा, एक्सोन्यूक्लियस लूंगा। लेकिन अगर सोचो मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, मैं बोलूँ कि भाई साहब मैं यहाँ पर बिल्कुल मिड एरिया में कट लगाना चाहता हूँ। कहाँ कट लगाना है मुझे, मिड एरिया के अंदर, मतलब मेरे पास में ये डीएनए है, और इस डीएनए के अंदर मुझे कहाँ कट लगाना है, यहाँ बीचों बीच में, यहाँ पर कट लगाना है। तो यहाँ कट लगाने के लिए तो फिर तुम ऐसा करो कि एंडोन्यूक्लियस ले लो। एंडो का मतलब होता है इंटरनल रीजन, और एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल रीजन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाहर से या किनारों से या सिरों से किसी डीएनए पार्टिकल को तोड़ रहा है तो वो एक्सोन्यूक्लियस है, और अगर वो अंदर से किसी को तोड़ रहा है तो वो एंडोन्यूक्लियस है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के हो गए भाई साहब। ठीक है, एक हो जाएगा आपके इंटरनल एंडोन्यूक्लियस, और एक हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। ठीक है, समझ में आ गई, बढ़िया बात है, समझ में आ गई होगी क्योंकि इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। अब हमारे लिए जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, ठीक है, वो एंजाइम सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो या मतलब आइसोलेट जो है वो कब हुआ था, तो हम कहेंगे फर्स्ट जो आइसोलेट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, क्या लिखेंगे हम, ये क्वेश्चन आता है, ये सीधा क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट
आइसोलेट, फर्स्ट आइसोलेट रेस्ट्रिक्शन, फर्स्ट आइसोलेट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था? तो तुमको बोल देना है कि फर्स्ट आइसोलेट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीज एंजाइम जो था वो था हिंद सेकंड। अब ये जो नाम है ना ये बड़ा अलग है, हिंद सेकंड, ठीक है। अब ये कैसे, अभी इसको नोमेनकल्चर हम समझेंगे। पहले आप खाली ये याद कर लो कि फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था? तो हिंद सेकंड था, ठीक है। अब देखो मुद्दा ये है कि भाई पहला ये था, मतलब आइसोलेट जो किया था वो ये था सेकंड नंबर वाला, लेकिन खोज जो है वो हिंद फर्स्ट की हो गई थी, ये ध्यान रखना। तो चलो कोई बात नहीं, हमको तो यही पूछेंगे फर्स्ट आइसोलेट करने वाला। अब देखो इसके अंदर हम अलग अलग मतलब समझते हैं इसका। ये जो एच लिखा है इसका मतलब क्या होता है? ये जो एच लिखा है ना, इस एच का मतलब क्या है? इसका मतलब है हीमोफिलस। क्या है इसका मतलब? हीमोफिलस, ठीक है। हीमोफिलस जो होता है, देखो फर्स्ट लेटर जो होता है हीमोफिलस, ठीक है, वो क्या होता है इसके अंदर? जीनस। तो हीमोफिलस क्या है? हीमोफिलस जो है वो किसी बैक्टीरिया का जीनस है, ठीक है। सेकंड देखो दो लेटर है, आई एन, ठीक है। ये आई एन जो है ये क्या होता है? तो आप बोलोगे इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो इन्फ्लुएंजी, इसमें से हमने ये आई एन ले लिया, इसमें से हमने ये आई एच लिया। ये इन्फ्लुएंजी के अंदर हम दो लेटर ले रहे हैं, क्या है ये स्पीसीज है। क्या है ये? इसकी स्पीसीज। तो देखो समझना है, जीनस के अंदर से हमने जो है वो कौन कितना लेटर लिया? एक लेटर लिया, ठीक है। कैसा लिया? कैपिटल लिया, कैपिटल लिया हमने, देखो एच कैपिटल लिखा हुआ है। स्पीसीज में हमने कितने लेटर लिए? दो लेटर लिए, और दोनों ही कैसे? स्मॉल है, ये ध्यान रखने की बातें है। अब ये डी लिखा हुआ है, ये डी क्या है? ये डी जो है ये स्ट्रेन है, क्या है इसकी? ये स्ट्रेन, ठीक है। और ये जो टू लिखा हुआ है, ये टू क्या है? तो ये टू जो है वो यहाँ पर अपन रोमन रोमन नंबर में लिखा हुआ है अपन ने, जो इसके आइसोलेशन का नंबर है। मतलब हमने जो है वो इसको किस कौन से नंबर पर आइसोलेट किया था? तो सेकंड नंबर पर आइसोलेट किया था, दूसरी बार में हमने आइसोलेट किया था, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? इसको हमने टू लिखा है यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया कि हीमोफिल हिंद सेकंड के अंदर एच का मतलब जो एच है वो हमने किससे लिया है? इस जीनस से लिया है। हीमोफिलस इसका जीनस था बैक्टीरिया का, जिसमें से हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो निकाला। तो हीमोफिलस का जीनस एच, फर्स्ट लेटर उसको ले लिया। फिर इन्फ्लुएंजी से हमने लिया आई एन, ये दो लेटर लिए। फिर उसके बाद में डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रेन। और टू जो है वो ये क्या हो जाएंगे? ये इसका रोमन आइसोलेट नंबर जो है वो हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन पूछ लेते कितनी बार, फर्जी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा है, लेकिन फिर भी आपको गलत करवा सकता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि हिंद सेकंड क्या था, ठीक है। अब सोचो एक बात समझाओ आप, मतलब एक बात समझो आप, कि अगर सोचो अगर किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नामकरण में, ठीक है, किसी को आर जो है वो स्ट्रेन दे दिया हमने, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ये मैं लिखो, यहाँ पर सोचो मैं ई ओ आर वन ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो अगर सोचो यहाँ पर मैंने किसी को आर दे दिया, तो अब क्या करूंगा? दूसरे को हम ये आर नाम नहीं देंगे, दूसरे को हम ये आर नाम नहीं दे सकते। उसके अगले अक्षर का यूज करेंगे हम। जैसे कि सोचो ई को आर वन है, उसमें हमने क्या लिया? ई जो है इसका मतलब क्या होता है? ये जीनस है, एस्चेरेचिया, ठीक है। ये को का मतलब क्या हो जाएगा? कोलाई, ठीक है। इसमें सी स्मॉल ले लिया हमने, ये जीना इसकी स्पीसीज है। और आर क्या है? ये स्ट्रेन। अगर सोचो मैंने यहाँ पर इको के अंदर यहाँ पर आर स्ट्रेन ले लिया है, तो अब मैं यहाँ पर जब मैं हीमोफिलस का यूज करूंगा तो मैं यहाँ पर हिंदी लूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने आर यहाँ ले लिया ना, तो अब मैं यहाँ पर आर नहीं ले सकता, तो मैं यहाँ पर स्ट्रेन जो है वो यहाँ पर दूसरा लूंगा। बस ये बात थोड़ी सी समझने की है, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेन जो है वो सेम नहीं ले सकते, सेम स्ट्रेन जो है वो सेम लेटर हम इसमें इन स्ट्रेन जो है वो हम नहीं लेंगे, हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? अवॉइड, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखने के बाद देखो कोई पूछ भी ले कि भाई साहब इको आर वन में आपने आर लिया है और एच आई एन डी में आपने डी लिया है, बताओ क्यों लिया? तो बोल सकते हो कि भाई साहब स्ट्रेन अगर एक बार यूज़ हो गया नाम, तो हम दूसरे के अंदर हम दूसरा नाम यूज़ करते हैं, बस इतनी सी बात है। तो आपको अभी क्या क्या समझ में आया? देखो आपने ये समझा, देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं हम
कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसको उसके अंदर हम क्या क्या औजार इस्तेमाल करेंगे उसकी स्टडी करते हैं। मतलब आरडीएनए बनाने के लिए हम क्या क्या औजार करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसका यूज़ हम पढ़ेंगे इसमें। हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, लाइजिंग एंजाइम गलाएगा, फॉस्फोराइलेज है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, लाइगेज होता है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज होता है, ये सब होते हैं। अब हम एक एक की बात कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले एंजाइम में लाइजिंग एंजाइम लिया। लाइजिंग एंजाइम का काम क्या होता है, ब्रेक करना, डिसॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, अब हमको तो जीन चाहिए भाई साहब, अब जीन लेने के लिए हम किसी ना किसी चीज़ को डिसॉल्व तो करेंगे, मतलब सेल को डिसॉल्व करेंगे। अब वो प्लांट सेल हो सकती है, तो प्लांट सेल के पास में क्या होता है, सेल्यूलोज, उसको तोड़ेंगे सेल्यूलोज से। पैक्टिनेज, पैक्टिन होता है तो उसको तोड़ेंगे पैक्टिनेज से। प्रोटीन को तोड़ेंगे प्रोटीएज से। और फॉस्फोलिपिड या लिपिड को तोड़ेंगे हम लाइपेज से, ठीक है। एनिमल सेल है तो उसके पास में कोई झंझटमारी नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है, तो प्रोटीन से तोड़ देंगे, लाइपेजेस से तोड़ देंगे। फंजाई जो है उसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, तो काइटिन से तोड़ देंगे, बाकी उसकी मेम्ब्रेन होती है तो प्रोटीज और लाइपेज लेंगे। बैक्टीरिया जो है उसके पास में लाइसोजाइम से हम यूज़ करेंगे, और बाकी जो है वो दूसरे भी हम लाइजिंग एंजाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो हो जाएंगे आपके लाइजिंग एंजाइम कंप्लीट। अब हम बात कर रहे थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को समझने के लिए हमने पहले क्या कहा कि भाई साहब एक स्टोरी समझाई अपने, कि भाई अपने अंदर तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया के पास में है नहीं, तो बैक्टीरिया के पास में नेचर ने क्या किया, नेचुरल डिफेंस सिस्टम दिया। नेचुरल डिफेंस सिस्टम में उसके पास में दो दिए चीज़ें, एक दिया उसने आरई, एक दिया एमए। आरई क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और एमए क्या होता है, मिथाइलेटिंग एजेंट। कि भाई साहब कोई भी अगर बैक्टीरिया में आएगा तो आरई उसको उड़ा देगा, लेकिन आरई को पता नहीं होता कि भाई साहब अपनी चीज़ को उड़ाओ कि बाहर वाले की चीज़ को उड़ाओ। तो मिथाइलेटिंग एजेंट क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, ये एटी बॉन्ड को फिर से रिजॉइन कर देता है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो एटी बॉन्ड को तोड़ता है। बस ये ध्यान रखने की बात है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब अगर डीएनए को मैं किनारों से उड़ा दूं, ये डीएनए था इसको किनारों से उड़ा दिया तो मैं बोलूंगा एक्सो, और अगर मैं अंदर से उड़ा दूं तो उसको बोलूंगा एंडो। बस इतनी सी बात है एक्सो और एंडो के अंदर। फिर फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये कौन सा था, एंडोन्यूक्लियस, ध्यान रखना, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फर्स्ट आइसोलेट करने वाला कौन था, मतलब कौन सा एंजाइम था, तो हिंड 2। अब हिंड 2 का नोमेनक्लेचर बता दो, तो जो कैपिटल में लिखा होता है वो होता है उसकी जीनस, जो स्मॉल में दो लेटर लिखे होते हैं वो होती है उसकी स्पीसीज, जो पीछे की तरफ यहाँ पर ये डी लिखा हुआ है ये मतलब उसका स्ट्रेन है, और जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ये इसकी आइसोलेशन का नंबर है, जो रोमन नंबर में हम लिखते हैं बस। तो क्या हम यहाँ पर ये डी जो है इसकी जगह मैं यहाँ पर आर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि आर का यूज़ पहले किसी ने कर लिया होगा, तो हम डी नहीं, डी ही लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब है स्ट्रेन का वर्ड जो है वो एक बार ही आएगा, दूसरी बार हम यूज़ में नहीं लेंगे उसको। तो ये हो जाएगा हमारे क्या, आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसको समझ लिया अच्छे से। अब इसके काम को समझते हैं, कि इसका नाम तो समझ लिया अपन ने, ठीक है। अब हम इसमें की टूल्स में हम इसका काम कैसे करेंगे, तो देखिए ये हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो दो टाइप के पढ़ लिए अपन ने, एक पढ़ लिया एक्सो न्यूक्लियस, एक पढ़ लिया एंडो न्यूक्लियस। ये भी समझ में आ गई बात, ठीक है। किसका पार्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो आपने बोल दिया कि भाई साहब ये तो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, किसका, इन बैक्टीरिया। ये भी समझ में आ गई बात आपको, वेरी गुड। अब ये यहाँ पर काम कैसे करेगा, देखो काम जो है वो कैसे करता है। हमारे पास में माना कोई सीक्वेंस है, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर ये मैंने एक सीक्वेंस बनाया, ये ए टी जी सी, ए टी जी सी, ये हमारे पास डीएनए था। और ये हमारे पास में उसका अगला स्ट्रैंड, ए के सामने मालूम आपको टी जुड़ता है, टी के सामने ए जुड़ेगा, जी के सामने सी, और सी के सामने जी, ए के सामने टी, ए सी जी, ठीक है। और ये बीच बीच में क्या है, इसके बॉन्ड बने हुए हैं। समझाने के लिए एक तरफ 5 डेज 3 डेज, तो दूसरी तरफ यहाँ इधर 5 डेज इधर 3 डेज। समझो इस चीज़ को, क्या करना है हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को काम करवाना है, ठीक है। खाली पता लगने से क्या होगा, काम तो करना पड़ेगा ना। तो हमने ये किया कि रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम था उसको लिया, कौन सा एंजाइम लिया हमने, ध्यान रखना, एंडोन्यूक्लियस लिया हमने। अब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमने लिया, तो आप खुद बता दो ये कहाँ से काटेगा, ये एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन कहाँ से काटेगा, एंजाइम बीच में से काटेगा भाई, कहाँ से काटेगा, मिडिल में से काटेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, ये बिल्कुल मिडिल में से नहीं काटता है, ये थोड़ा सा जो है वो साइड से काटता है, साइड फ्रॉम, बिल्कुल मिडिल में से नहीं काटेगा, ये जो है वो थोड़ा सा दूर, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, हम ऐसा कह सकते हैं।
लिटिल अवे फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि भाई साहब ये सेंटर से बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में नहीं काट करके थोड़ा सा दूर काटेगा। चलो ठीक है, ये यहाँ पर इसने देखा। अब ऐसे ही काट देगा, बस आया और काट दिया? नहीं, ऐसा नहीं काटेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो यहाँ पर जो है वो किसको देखेगा? तो हम कहेंगे ये जो रेस्ट्रिक्शन हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये लिया है, ये काटने का काम तो करेगा, सिंपल सी बात है, इसलिए अपन इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। लेकिन ये एक सीक्वेंस को ढूंढेगा। कौन सी सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब देखो, हालांकि मैंने वहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी समझ जाओ आप कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है उसको ये ढूंढेगा। चलो अब समझा ही देता आपको। देखो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है विल्सन था, उसने डिस्कवरी की थी। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? जैसे नवीन नाम लिखा मैंने, यहाँ से पढ़ो नवीन, यहाँ से पढ़ो नवीन, यहाँ से पढ़ोगे कि यहाँ से पढ़ोगे, एक जगह से दिखा है। जैसे मैंने लिखा मलयालम, पढ़ो यहाँ से मलयालम, यहाँ से पढ़ो मलयालम, वाह जोरदार। मैंने लिखा जहाज, छोटे थे ना अपन तो पढ़ते थे ये, तो यहाँ से पढ़ोगे तो भी जहाज है, यहाँ से पढ़ोगे तो भी जहाज है। मतलब कोई डीएनए का ऐसा सीक्वेंस, कोई डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, वो चाहे तुम 5 डेज से 3 डेज की तरफ पढ़ोगे या फिर इधर नीचे 5 डेज से 3 डेज की तरफ पढ़ोगे, तो तुमको जो है वो यहाँ पर इक्वल ही यहाँ पर मामला समझ में आएगा, सिमिलर ही होंगे वो बिल्कुल। ऐसा कैसे सिमिलर हो जाएंगे? तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर, जैसे मैंने यहाँ लिखा GAATTC, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक डीएनए की स्ट्रैंड बनाई और इसके पास में मैंने यहाँ पर ये लिख दिया GAATTC। अब मुझे बताओ, इसके सामने अगर यहाँ पर कोई डीएनए का सीक्वेंस होगा तो बताओ यहाँ पर इसके जस्ट सामने क्या क्या चीज़ आएगी? भाई जी है तो जी के सामने क्या आएगा? हमें आपको मालूम है सी आता है। ए है तो इसके सामने टी आएगा, इसके सामने भी टी आएगा, इसके सामने ए आएगा, इस टी के सामने ए आएगा, इसके सामने जी आएगा। अब बताओ, 5 डेज से 3 डेज की तरफ पढ़ोगे तो GAATTC, और यहाँ 5 डेज से 3 डेज की तरफ पढ़ोगे तो भी GAATTC। वाह जादू! ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को ही हम क्या बोल रहे थे? इसी को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल रहे थे। इसकी डिस्कवरी जो है वो विल्सन ने कर दी थी। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, ये है आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आ रहा है, ठीक है, RE कैची है ये, बड़ी खतरनाक वाली। तो ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर सीजर आया, मॉलिक्यूलर सीजर आया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये कट कहाँ से लगाएगा? तो हमने अभी क्या बात, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। तो देखो ये GA यहाँ पर ये जो बीच में जो ये बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये क्या करेगा? ये आएगा कैची, और ये कैची जो है, ये कैची भाई साहब जो है वो किसको तोड़ देगी? यहाँ से किसको तोड़ देगी कि एक तो ये यहाँ कट लगाएगी, ठीक है, और एक यहाँ कट लगाएगी। मतलब जहाँ ऊपर की तरफ कट लगा रही थी ना GA के बीच में, तो यहाँ पर भी GA के बीच में कट लगा रही है। कट लगा दिया इसने, ये लो कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद में क्या होगा? देखो, कट लगाने के बाद में हम ये देखेंगे कि ये अलग अलग हो जाएंगे। ये G, ठीक है, ये G अलग हो गया है, और यहाँ पर CTTA ये हमारे पास में आ गया। तो ये G था और ये CTTA था, और इनके बीच में क्या थे? ये हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ये लो। तो देखो, हमने यहाँ से कट गया इसको, तो कौन सा पोर्शन कट गया? तुमने बोला भाई साहब पोर्शन, ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन कट गया, ये वाला पोर्शन कट गया, कट गया, यहाँ पर बना दिया अपन ने। और ऊपर की तरफ भी तुमने देखा यहाँ पर कि यहाँ ऊपर की तरफ क्या था? AATTC, और नीचे G, और ये यहाँ पर इनके बीच में वापस हुई हाइड्रोजन बॉन्ड थे, या एक ये और बाकी ये। तो तुमने देखा कि यहाँ पर हमने जो कट किया था तो ये यहाँ पर अलग अलग हो गए। अब यहाँ ये चीज़ समझ में आनी चाहिए तुमको कि जब हम कट करते हैं तो एक तो हमने कहाँ से कट किया? बीच में से कट नहीं किया है। देखो, हर चीज़ बड़ी समझदारी की बात है। बीच में से कट ना करके हमने साइड से कट किया है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ये यहाँ पर जब कट किया तो हमारे पास में ये जो चीज़ आ रही है, ये क्या है? ये हमारे पास में क्या आ रहे हैं? हमारे पास में आ रहे हैं अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर जो यहाँ पर लगे हुए,
ये बेचारे ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमसे जुड़े। और यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर भी जो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस के बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वेट कर रहे हैं कि भाई साहब कोई इससे जुड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने ऐसा कट लगाया जिसकी वजह से अनपेयर नाइट्रोजनस बेस जो है वो यहाँ पर क्या हो गए, अलग हो गए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो यहाँ कट लगा है ना, इसको हम कौन सा कट कहेंगे? ये वाला कट और ये वाला जो कट लगा है, इसको हम कौन सा कट कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्टिकी कट, चिपचिपा कट, स्टिकी कट बोलेंगे इसको। क्यों बोलेंगे स्टिकी कट? देखो ये चिपचिपा है, मतलब अगर तुमने इसको थोड़ा सा पास में लाए तो भैया ये टी से ए जुड़ जाएगा, यहाँ इस टी से ए जुड़ जाएगा, इस टी से ये वाला ए, इस टी से ये वाला ए, और ये वापस से रीजॉइन हो जाएंगे। ठीक है, ये वापस से रीजॉइन हो जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाना है तो हम बिल्कुल सेंटर में ना लगा करके क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सेंटर से हट के कट लगाएंगे। तो हमने यहाँ कट लगा दिया, हमने यहाँ कट लगा दिया, उससे हमको जो है यहाँ पर क्या मिला, एक ये वाला पार्ट मिला और एक ये वाला पार्ट मिला, और ये वाला पार्ट दोनों जो है वो यहाँ पर अलग हो गए। अब अगर यहाँ पर इन दोनों को फिर से तुम लाए तो भैया ये तो जुड़ जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। तो ये जो कट थे ये कौन से कट हो जाएंगे आपके, ये स्टिकी कट हो जाएंगे। कौन से कट हो जाएंगे? स्टिकी कट हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो स्टिकी कट लगाते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं ताकि वापस से रीजन हो सके। इसीलिए कहा जाता है कि भैया जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ तुम डिजायर जीन में कट लगाने के लिए करो, उसी का यूज़ जो है वो तुमको वापस प्लाज्मिड में भी करना है, वरना फिर वो स्टिकी एंड नहीं मिलेंगे। मतलब माना हमने यहाँ पर जो है वो सोचो कि भैया कट लगा दिया और वहाँ पर सीक्वेंस था GAATTC, और उसने तो इसी सीक्वेंस को देख करके और कट लगाया था, GAATTC को ही देख के कट लगाया था, और यहाँ से इसको अलग कर दिया था, और अरे क्या कर दिया मैंने, यहाँ से इसको अलग कर दिया था और यहाँ से इसको अलग कर दिया था। ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब अगर सोचो यहाँ ये अलग कर दिया, ये कोई जीन है, और अब यहाँ सोचो ये कोई प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड के अंदर भी यही कहानी थी कि जो तुमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया है उससे तुमने कट लगाया, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वही था जिससे तुमने इसमें कट लगाया था, इस जीन के अंदर। तो वो भी यही चीज़ है, GAATTC देखेगा, GAATTC, और वो भी क्या कर देगा, कट लगा देगा। ये लो कट लगा दिया इसने भी, GAATTC वाला, ये यहाँ पर कट लगा दिया इसने एक, और एक जो है वो कट लगा दिया इसने यहाँ पर, ये कट लगा दिया इसने, लो लगा दिया। तो अब क्या होगा, देखो अगर सोचो तुमने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर लिया है, तो इस चीज़ को अगर तुम लेके आओगे तो ये इससे ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सिमिलर है भाई, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? बिल्कुल जुड़ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के अंदर स्टिकी कट वालों को ही यूज़ में लेंगे। कौन से कट वालों को? स्टिकी कट वालों को ही यूज़ में लेते हैं। अच्छा, तो दूसरा भी कट होता है क्या? हाँ होता है, उसको बोलते हैं हम ब्लंट कट। क्या बोलते हैं? ब्लंट कट। अब ब्लंट कट का मतलब क्या हो गया? देखो बिल्कुल बीच बीच में से सोचो, मैंने यहाँ पर एक एंजाइम लिया, आपके डीएनए का सेगमेंट लिया, CCCGGG, ठीक है, ये हमारे पास में एक स्ट्रैंड था, और इसके जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर GGG नहीं, यहाँ CCC। अभी आपस में जो है वो बेचारे बॉन्ड से जुड़े हुए थे, ये लो ये लो ये लो, ठीक है। हालांकि ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही है, देखो इधर से पढ़ोगे इधर से पढ़ोगे एक जैसा ही दिख रहा है। लेकिन अगर सोचो तुमने यहाँ पर कट कहाँ लगाया, कट लगा दिया बिल्कुल बीच में, यहाँ कट लगा दिया, यहाँ कट लगा दिया, अभी अलग हो गया। तो अलग क्या हो गया, एक तो ये अलग हो जाएगा भाई, CCCGGG, ये अलग हो जाएगा, और एक ये अलग हो जाएगा, यहाँ GGGCCC, ये अलग हो जाएगा। अब इन दोनों को लाओ पास में, वापस लाओ पास में, जुड़ेंगे कैसे? जुड़ेंगे भैया, इस जुड़ने के लिए जो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए होते थे, वो तो तुमने यहाँ पर स्टिकी एंड तो किया ही नहीं था, तुमने तो बिल्कुल सेपरेट कर दिया, इसको पूरा सेपरेट कर दिया, इसको पूरा सेपरेट कर दिया, तो फिर ये क्यों जुड़ेंगे भाई? तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, सिंपल सी बात है। इसीलिए ब्लंट कट हम नहीं लगाते, हम लगाते हैं स्टिकी कट, ताकि हमको जो है वो मामला कैसा मिले, इस टाइप का मामला मिले, ताकि फिर से जुड़ जाए यहाँ पर ये मामला। तो ये हो जाएगा स्टिकी, ये हो जाएगा ब्लंट कट, ठीक है। तो बस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के अंदर आपको बस इतनी ही कहानी दिमाग में रखनी है, क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के अंदर हम बड़ी सावधानी से जो डिज़ायर जीन होता है, क्या करते हैं हम, जो डिज़ायर जीन होता है उसमें कट लगाते हैं, और हम जो प्लाज्मिड होता है उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है, प्लाज्मिड के अंदर क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट के भैया यहाँ से तुम कट लगाओ, तो उस रेस्ट्रिक्शन साइट पर हम कट लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ जब RDNA बनाएंगे,
RDNA बनाएंगे ना, तो वहाँ RDNA के अंदर ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि भैया जो दूसरे एंजाइम होते हैं, ठीक है, जैसे एल्केलाइन फॉस्फेटेज था, लाइगेज था, या फॉस्फोराइलेज एंजाइम था, वो कैसे काम करता है। तो लगे हाथ हम उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, अलग से उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, टाइम बर्बाद होगा, तो हम यहाँ पर पढ़ ही लेते हैं उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। देखो, दो एंजाइम तो हो गए थे। एक तो कौन सा एंजाइम था, लाइजिंग एंजाइम, ये लो लाइजिंग एंजाइम। ठीक है, दूसरा कौन सा एंजाइम था, लाइजिंग एंजाइम था, और दूसरा कौन सा एंजाइम था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको तो बड़ा डिटेल से पढ़ा है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत काम का है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं, थर्ड एंजाइम। उस थर्ड एंजाइम को बोल रहे हैं एल्केलाइन फॉस्फेटेज। बस समझना है इसको, और कुछ नहीं है। ठीक है, समझना है एल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या होता है। देखो, तुम यहाँ पर ये सेल थी तुम्हारे पास में, तुमने जो है वो इस सेल के अंदर क्या किया, इस सेल के अंदर इसको तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया। ये लो, ये तोड़ दिया हमने, ब्रेक कर दिया, ये लाइजिंग एंजाइम के थ्रू तोड़ा तुमने। फिर उसके बाद में तुमने क्या किया, अंदर की तरफ जो था आपके, जो डीएनए था, ये डीएनए, सोचो ये डीएनए, ठीक है, इस डीएनए को भी तुमने यहाँ पर किसकी हेल्प से तोड़ दिया। तो तुम बोलोगे कि भाई साहब हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसको भी तोड़ दिया, कट लगा दिया। ठीक है, अब जब कट लगाओगे ना, तो क्या होगा कि ये वापस से जुड़ जाएंगे, ये रीजॉइन हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि देखो, जब अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, क्योंकि हम जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से किसी भी सर्कुलर डीएनए को, क्योंकि डीएनए किस में था, बैक्टीरिया में था, ये बैक्टीरिया की सेल है, तो जब सर्कुलर डीएनए को हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे हम, ब्रेक करेंगे, तो क्या होता है कि उसके, जैसे ये सर्कुलर डीएनए था, इसको ब्रेक किया हमने, यहाँ से कट कर दिया, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर ये होना तो कैसे चाहिए था, लीनियर, ऐसे लंबा हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी इसके पास फॉस्फेट बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी फॉस्फेट होता है, ठीक है ना, आपको पता ही है भाई, 5 डेज 3 डेज पढ़ते हैं अपन, तो ये फिर से आपका जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एस्टर की हेल्प से बना देंगे। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बार बार बन जाता है, मतलब अपन सर्कुलर डीएनए को तोड़ रहे थे इस लीनियर डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हम इसको लीनियर डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए तोड़ रहे थे, लेकिन ये तो फिर से वापस फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ रहे हैं। तो इस, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा एंजाइम लेते हैं, हम एल्केलाइन फॉस्फेटेज ले लेते हैं। ये एल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या कर देता है, ये क्या करता है कि जो दोनों सिरों में से एक सिरे पर जो फॉस्फेट होता है, उसको यहाँ पर ये डिलीट कर देगा। अब जब देखो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो अब ये किससे जुड़ेगा, अब तो जुड़ने का सवाल ही नहीं है, तो फिर चुपचाप यहाँ पर ऐसा पड़ा रहे लंबा लंबा। ठीक है, तो ये हम बोल देंगे कि भाई साहब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियर डीएनए को, मतलब सर्कुलर डीएनए को लीनियर डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए एल्केलाइन फॉस्फेटेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, उस क्या करेगा, ये जो दोनों सिरों में से एक जो एंड के ऊपर फॉस्फेट होता है, उसको काट देगा, हटा देगा उसको, और ताकि क्या नहीं हो, ताकि फिर से वो सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट ना हो। क्लियर, खत्म हो गया, कहानी इसकी इतनी है। अगली कहानी है, देखो, लाइगेज एंजाइम। अब लाइगेज एंजाइम क्या करता है, देखो लाइगेज एंजाइम जो है, जैसे हमने अभी मॉलिक्यूलर सीजर पढ़ा था, वैसे ये क्या होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या होता है, तो लाइगेज एंजाइम जो होता है वो आपके मॉलिक्यूलर ग्लू होता है। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर ग्लू कौन होता है, लाइगेज एंजाइम। अब ग्लू क्या करता है, चिपकाने का काम करेगा। तो जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तोड़ने का काम कर रहा था, ये फिर से उसको जोड़ देगा। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये क्या कर देता है, ये ज्वाइंट करता है, ज्वाइंट कर देगा, बॉन्ड बना देगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा, बॉन्ड मेकिंग का काम करेगा। कौन करता है, लाइगेज एंजाइम। भैया सब कुछ तोड़ तोड़ाने के बाद में जुड़ना भी तो है वापस। तो जब आप जो यहाँ पर जीन, डिजायर जीन लेने के लिए आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया, तोड़ा, फिर प्लाज्मिड जो है उसमें भी आपने जगह बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया ताकि उसके अंदर आप जीन फिट कर सको, तो तोड़ा। लेकिन अब इन दोनों को जोड़ भी तो रहे हो, तो जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्लू चाहिए। ये ग्लू क्या है, यही ग्लू जो है वो यहाँ पर लाइगेज एंजाइम है, ये वाला। क्लियर, तो लाइगेज एंजाइम हो गया। अब क्या बचा लास्ट में, तो हम कहेंगे कि हमारे पास में एक लास्ट एंजाइम बचा है, उसको बोलेंगे हम फॉस्फोराइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है, देखो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को फिर से बनाएगा। क्या बनाता है ये, फॉस्फोडाइएस्टर
वो जो पहले तोड़ रहा था ना एल्केलाइन फॉस्फेटेज, उसका उल्टा काम करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाएगा, फॉर्मेशन का काम करेगा। तो इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा लाइजिंग एंजाइम, हमने पढ़ा क्या, हमने जो है वो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा, फिर हमने जो है वो आपके लाइगेज एंजाइम पढ़ा, फिर हमने जो है वो आपके फॉस ये आपके ये क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिलेज एंजाइम पढ़ा, एल्कलाइन फॉस्फोरेज पढ़ा, और सबके जो है वो काम पढ़ लिए। सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, लाल रंग लगा देता हूँ मैं, सबसे इम्पोर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ध्यान रखना। अच्छे से पढ़ना, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कौन सा फर्स्ट आइसोलेट किया, कैसे करते हैं उसको आइसोलेट, ठीक है, स्टिकी एंड क्या होता है, ब्लंट एंड क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या रोल है, मिथाइलेटिंग एजेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बड़े ध्यान से समझनी है। फिर से वीडियो देख लो नहीं समझ में आए तो, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जितना टाइम लिया है उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। और फिर आप एक बार जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी जो है उसको रीड कर लेना, जो जो पढ़ाया है बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ाया है, तो आपको जल्दी से फट से वो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में क्या है, देखो इसके बाद में जो है वो हम बात करेंगे जो टूल्स और टेक्निक्स जो हम क्योंकि ये पूरा अभी टॉपिक टूल्स और टेक्निक का ही चल रहा है, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, एंजाइम कंप्लीट कर लिया है। अब एंजाइम के बाद में जो है वो हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे वेक्टर की, कि ये वेक्टर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। फिर वेक्टर के बाद में हम कंपिटेंट होस्ट की बात करेंगे, और हम क्या करेंगे, होस्ट की बात करेंगे, और फिर होस्ट के बाद में फिर हम बैठ पढ़ेंगे इसका पूरा मेथड। क्लियर? तो थैंक यू।